वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम थोड़ा सा हमारा लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की बढ़ रहे हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं। परिबद्ध अवस्था बाउंड स्टेट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स परिबद्ध अवस्थाओं की जो समस्याएं हैं उनके बारे में विचार करते हैं। तो मेन अपना फोकस है आज क्वांटम एसएचओ पे। क्वांटम एसएचओ पे वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये अपना आज का मेन फोकस, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है परिबद्ध अवस्थाओं की? इफ ए पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन specific boundaries, its wave function and energy eigenvalues depend entirely on the nature of those boundaries। मतलब क्या है कि अगर कोई अपना पार्टिकल है वो दो बाउंड्रीज के बीच में आ गया है, ऐसे पार्टिकल अगर दो बाउंड्रीज के बीच में आ गया है, इसका मेन बाउंड्री होगी एक्स इक्वल टू 0 और इसका एक्सट्रीम पोजिशन होगी इधर और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजिशन होगी इधर। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल फंस गया तो उसका जो वेव फंक्शन शाई है और उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज ई है, किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी दोनों, किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी बाउंड्री पे, इस पे और इस पे। ये बाउंड्री डिटरमाइन करेगी पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या होगा और पार्टिकल की एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी। कंडीशन क्या रहेगा? कंडीशन ये की है ये वेव फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो अपन देख लेते हैं अपना वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक में दो के बारे में पढ़ते हैं। एक में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वीमा अपने को एक ही रखनी है, माइनस ए से प्लस ए के बीच में। सपोज ए पार्टिकल इज बाउंड बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वी एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वी एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर सिंस के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू नोट के बाई एम, पता है ना ओमेगा क्या होता है? नोट के बाई एम होता है। सो यहां से क्या निकलेगा? वी ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां से देख सकते हो कि वी एक्स क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। मीन्स वी एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ का बनेगा पैराबोला बनेगा और पैराबोला हमेशा किधर खुलता है? जिधर घात कम होती है उधर पावर जिधर कम होती है उधर खुलेगा। मतलब यहाँ पे ये वी एक्स एक्स की तरफ पैराबोला खुलेगा। तो अपना बन गया पैराबोला, इसका बन गया कंडीशन, ठीक है। अब इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कैसे क्या क्या चीजें सामने ए वी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी बाउंड स्टेट क्या बनेगी, कैसे बनेगी, इसको देखते हैं। अब वन डी ऑसिलेटर होता क्या है? सबको पता है क्या होता है वन डी ऑसिलेटर? लिखूं क्या? चलो लिख देता हूँ ना डेफिनेशन, आपके एग्जाम में अगर आप लिखना चाहो तो वन डायमेंशनल ऑसिलेटर होता क्या है? वन डायमेंशनल ऑसिलेटर आपके लिए होता क्या है? क्या होता है? पार्टिकल है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द रिपीटिव मोशन बिटवीन सर्टेन बाउंड्रीज। एक्सीक्यूटिंग रिपीटिंग मोशन कहाँ पे बाउंड्री एग्जीक्यूशन करेगा वो? बिटवीन
two boundaries, okay, then we'll call it वन डायमेंशनल ऑसिलेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए, आपको सब लिखी थी अपने यहाँ पे ग्राफ में। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन। इसके लिए वन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन देखते हैं। क्या होता है अपना, ये होता है डी टू शाई बाई डी स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन एच प्लस स्क्वायर ए माइनस वी नोट शाई इक्वल टू जी। ये अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एच शाई इक्वल टू ई शाई। ये क्या बनाया, एच शाई इक्वल टू ई शाई। एच क्या है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर है। एच क्या है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर। क्या होता है, माइनस एच कोस स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो ये अपना एच आई इक्वल टू ई शाई हमने यहाँ पे लगा के इक्वेशन अपनी बनाई। अब देखो, अब थोड़ा सा अपने को चेंज करना है। अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लेट y introduces a new variable which is multiple of x। ठीक है, तो इसके बाद क्या निकलेगी अपनी इक्वेशन, यहीं से निकालेंगे इक्वेशन। देखो क्या होती है, डी टू शाई बाई डी स्क्वायर प्लस टू अपॉन एच टू स्क्वायर ई माइनस वी कितना है, हाफ एम ओमेगा एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शाई इक्वल टू 0। इसमें रखते हैं वेरिएबल y इक्वल टू अल्फा एक्स। ठीक है, और क्या रखो, और भी कुछ मानो, और सबको रखो, तो अपनी फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, ये रखो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखी, एक तो y इक्वल टू अल्फा एक्स रखो, जहाँ अल्फा क्या है अपना अंडर एम ओमेगा बाई एच प्लस, ये ऐसा याद रखना। और एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, लैम्डा इक्वल टू टू बाई एच प्लस ओमेगा। सो अपनी इक्वेशन जो थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन, ये वाली। ठीक है, इसमें क्या रखा आपने, ये चीज रखी y इक्वल टू अल्फा एक्स, और अल्फा जहां अल्फा ही है, और लैम्डा को नया वेरिएबल ले लिया आपने, तो ये डी टू वाई बाई अल्फा स्क्वायर। देखो ये थोड़ा सा बताता हूँ आपको, क्या आएगा, डी टू शाई बाई डी एक्स है ना, तो y इक्वल टू अल्फा एक्स, तो एक्स बराबर क्या आएगा, y बाई अल्फा आएगा। क्या आएगा, y बाई अल्फा, तो डी वाई स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर प्लस टू अपॉन एच को स्क्वायर ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। इसके लिए क्या निकलेगी, यहाँ से एक्स निकलेगा वाई बाई अल्फा, तो वाई स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर शाई इक्वल टू 0। अब एग्जाम में डायरेक्ट इसमें बचले मत पता, सीधा इक्वेशन लिखना जो बोल रहा हूँ ना, और यहाँ से अपन नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, ये अल्फा स्क्वायर का भाग लगाओ इसमें, तो क्या बचेगा अपने पास, टी टू शाई बाई डी वाई स्क्वायर और प्लस टू एम, तो यहाँ पे वो नीचे डिवाइड होगा अल्फा स्क्वायर एच को स्क्वायर ई माइनस, ठीक है, हाफ एम। देखो इसको मैं यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दूं इससे, देखो थोड़ा सा इसका सोल्व, टू अल्फा स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ये वाला सोल्व कर रहे हैं ना, ये वाली टर्म सोल्व कर रहे हैं, ये वाली टू अल्फा स्क्वायर ई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर शाई इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या आएगा बाहर, टू अल्फा स्क्वायर, टू से टू गया। ठीक है, बोलो
अब यहाँ पे अपने को मानो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट एम ओमेगा बाई एच क्रॉस। तो अल्फा स्क्वायर क्या बनेगा, एम ओमेगा बाई एच क्रॉस बनेगा। यहाँ पे भी दोनों तरफ अल्फा स्क्वायर वाला टर्म, और एक और क्या मानो लेमडा इक्वल टू 2e बाई एच क्रॉस ओमेगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो अपनी फाइनल इक्वेशन आएगी d2 शाई बाई dy स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस वाई स्क्वायर शाई इक्वल टू 0। याद रखना है फाइनल इक्वेशन क्या है अपनी, d2 शाई बाई dy स्क्वायर लेमडा माइनस वाई स्क्वायर शाई इक्वल टू 0। जहाँ पे क्या है ये जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, अल्फा क्या है अंडर रूट एम ओमेगा बाई एच क्रॉस। अल्फा क्या है अंडर रूट एम ओमेगा बाई एच क्रॉस, और लेमडा क्या है अंडर 2 ओमेगा बाई एच क्रॉस। अल्फा इक्वल टू अंडर ओमेगा बाई एच क्रॉस और लेमडा इक्वल टू अंडर 2 लेमडा इक्वल टू 2e बाई एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपनी फाइनल इक्वेशन आ गई थी d2 शाई बाई dy स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस वाई स्क्वायर शाई इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन आई अपनी, मैं आपको लिख देता हूँ एक बार दोबारा से। d2 शाई बाई dy स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस वाई स्क्वायर शाई इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन है। ठीक है, अब आपने को कुछ शर्तें लगानी पड़ेगी, उसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या कंडीशन है अपनी, कंडीशन है व्हेन बाउंड्री कंडीशन टेंड्स टू 0 एस वाई टेंड्स टू इनफिनिट। जब वाई नया वेरिएबल नहीं बना, एक्स का फंक्शन नहीं है, तो एक्स टेंड्स टू इनफिनिट पे क्या होगा, वो फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा, है ना। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो ये कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ये अपने को यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है शाई मस्ट बी, मतलब मैंने लिखा है, यहाँ लिख दिया मैंने, शाई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जब इनफिनिट हो जाएगा तो वेव फंक्शन क्या करना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस वेव फंक्शन का सॉल्यूशन क्या निकलेगा अपने पास, ये लगाने के बाद में ये लगेगा हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में, जो अपनों ने लिख रखा है। क्या लिख रखा है सॉल्यूशन अपने, शाई इक्वल टू एन डॉट एच एन वाई ई रेज़ टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई, ये अपना सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, ये हर्माइट पॉलिनोमियल। एच एन वाई क्या है, हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, और हर्माइट पॉलिनोमियल की टर्म में अगर अपनी इक्वेशन लिखें अपन, तो क्या रही अपने पास इक्वेशन हर्माइट पॉलिनोमियल की टर्म में, ये रही अपनी इक्वेशन d2h by dy स्क्वायर। याद रखना इक्वेशन d2h by dy स्क्वायर माइनस 2y dy by dy प्लस लेमडा माइनस 1h इक्वल टू 0। ये क्या हर्माइट पॉलिनोमियल की टर्म में अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आगे बढ़े। यहाँ पे वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी।
देखो वेव फंक्शन निकाल लेते हैं, पहले क्या बात करते हैं, वेव फंक्शन की बात कर लेते हैं कि जो जनरल वेव फंक्शन क्या आएगा, हर्माइट पॉलीमर इक्वेशन जो आई है अपने उसका सॉल्यूशन ये, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकलेगा, शाई के टर्म में निकलेगा। ठीक है, तो अपने को दो चीज निकालनी, क्या निकालनी, एनर्जी आइगन वैल्यू और इस वेव फंक्शन में इसका एन का मान अपने को निकालना है, एन जो फैक्टर है इसका मान भी अपने को कैलकुलेट करना। तो हम पढ़ते हैं पहले एनर्जी आइगन वैल्यू। तो इसके लिए एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी होती है, ई एन इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है बेटा, एन है अपना इंटीजर और चालू होता है ये जीरो से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, यहाँ पे शून्य बिंदु जीरो से चालू होती है। ठीक है, ये अपना आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एन इक्वल टू क्या है अपना, एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। एन इक्वल टू जीरो पे क्या आएगी, 0 पॉइंट एनर्जी आएगी, ई जीरो आ जाएगी अपने पास, हाफ एच क्रॉस। ठीक है बेटा, ये रही। कोई दिक्कत नहीं है। सो अनलाइक क्लासिकल मैकेनिक्स, ए क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन नॉट बी कंप्लीटली एट रेस्ट, द मिनिमम एनर्जी इज रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन जीरो। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था, अपना ऑसिलेटर जो था ना वो रेस्ट पे रह सकता था, मतलब उसकी एनर्जी जीरो हो सकती होती है ना क्लासिकल में, तो क्लासिकल में क्या होता है, टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है क्लासिकल पे तो, और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो जाता है, जीरो हो ही नहीं सकती। जो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी निकालेंगे वो भी कितनी आएगी, नॉन जीरो निकलेगी, और वो हाफ क्रॉस एच क्रॉस ओमेगा के इक्वल होगी। ये अपने को बात हमेशा 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 याद रखनी। अब जो अपना वेव फंक्शन आया था उसका नॉर्मलाइज करो। क्या अपना वेव फंक्शन देखो, एन डॉट एच वाई ए रेस्टेड पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। इसको सोल्व करना है, मतलब अपने को एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करो, नॉर्मलाइजेशन करो, क्या करो, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। थोड़ा सामान्यकरण करो, जब ये कंडीशन अप्लाई करो, इसका स्क्वायर करके 1 के इक्वल करो, तो क्या आएगा अपना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एन एन स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा ना, दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, और क्या बचेगा, एच एन वाई विच विल बी इक्वल टू 1। और ये क्या है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है तो ठीक है। सो एक यहाँ पर डी वाई भूल गया मैं, डी वाई इक्वल टू 1। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि y इक्वल टू अपना माना है अल्फा x, सो डी वाई विल बी अल्फा डी एक्स। ये इम्प्लाइज क्या है कि डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई अल्फा। तो यहाँ पे जहां भी अपन अगर y लिख रहे हैं तो डी एक्स के टर्म में y लिखेंगे, क्या आएगा नीचे अल्फा भी, नीचे क्या आएगा अल्फा भी, नीचे क्या आएगा अल्फा भी। ठीक है बेटा, अल्फा भी अपना आएगा। On solving, what we get, our term nn equal to alpha by under root pi 2 raised to the power n factorial n raised to the power 1 by, very important है याद रखना, alpha by under root pi 2 raised to the power n factorial n power 1 by 2. Putting in our wave function, this wave function
तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद n की वैल्यू रखने के बाद क्या आएगा अपना फाइनल आंसर, शायद n आएगा। ये कुछ भी नहीं करना, n की वैल्यू रख दी, बाकी सब कुछ सेम है। y इक्वल टू अल्फा एक्स अपना रख दिया है। ठीक है, मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं इसलिए मैं को बोल रहा हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अल्फा अपॉन अंडर बाई 2 की पावर n फैक्टर n पावर 1 by 2 and e raised to minus alpha square x square by 2 h and y equal to alpha x and dot h and y equal to y square minus 2 h and y की वैल्यू रखी है, y equal to alpha x रखा है, बाकी सब कुछ सेम करा है, कोई भी दिक्कत नहीं। आ जाओ ग्राउंड स्टेट पे। ग्राउंड स्टेट कब n बराबर 0 पे एनर्जी कितनी थी, हाफ एच कोस ओमेगा। और अपने को देखना है सिमेट्रिक वेव फंक्शन आता है कि नॉन सिमेट्रिक आता है, ओड आता है, ओड आता है या इवन आता है। रख दो वैल्यू, ठीक है। ये शाई n इक्वल टू n डॉट एच एन वाई, एन क्या है, एल्फा अपॉन अंडर रूट पाई 2 की पावर n फैक्टोरियल n की पावर 1 by 2 n डॉट एच एन वाई इक्वल टू एल्फा एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा ई रेज़ टू पावर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। रखो n की वैल्यू एक, मूल अवस्था n इक्वल टू 0, मतलब n इक्वल टू 0 फिर क्या आएगा, टू की पावर 0 1 फैक्टोरियल 0 1 की पावर 1 by 2 h0 इक्वल टू अल्फा एक्स। h0 अल्फा एक्स की वैल्यू 1 होती है, अभी बताता हूँ आपको, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। और हर्माइट पॉलिनॉमियल जो होता है जब अपन एमएमपी सीरीज चालू करेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो h0y क्या होता है अपना 1 होता है, फिर h1y क्या होगा 2y, h2y h3y ठीक है बेटा। ये सब होंगे, अभी अपन डिस्कस करेंगे इन सबको। अभी क्या आ रहा है अपना 1 काम में आ रहा, तो यहाँ पे क्या रख दो, 1 रख दो इसकी वैल्यू, तो अपना वेव फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें। सेम टू सेम एल्फा 1 डॉट पाई की पावर बाई 2 और e रेज़ टू पावर अल्फा स्क्वायर बाई 2 और 0 पॉइंट एनर्जी अपनी ऐसी शून्य बिंदु ऊर्जा 1/2। क्लियरली दिख रहा है क्या है, E1 फंक्शन है। कैसा है, E1 फंक्शन है, मतलब सिमेट्रिक है। क्या बच्चा लोग, सिमेट्रिक। अब देखो अगला है अपना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 1। ये कैसी होगी, देखो अल्टरनेटिव चलेगा, एक बार इवन होगी दूसरी बार ओड नहीं है, तो अब की बार क्या आएगी, ओड आएगी। कैसे आएगी, वही एक है, क्या रख दो, n इक्वल टू 1 रख दो, रख के बताऊं, रख देता हूं। देखो देखो एल्फा अपॉन रूट पाई 2 रेज़ टू पावर 1 और फैक्टोरियल 1 क्या होगा, 1 ही होगा, ये पावर 1 by 2। h1y क्या था अपना, ये रहा h1y इक्वल टू 2y, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y और e रेज़ टू पावर एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये ऐसा कैसे ही है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2y आ गया और एल्फा अपॉन रूट पाई 2 आ गया, तो यहाँ भी आ गया सेम टू सेम। और ये अपना आ गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और e n इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 h को ओमेगा से यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू c बाई 2। बोलो बच्चा पार्टी, ठीक है, बच्चे तो नहीं हो पर बोलने में क्या रहता है, ठीक है बेटा। अब देखो सेकंड में क्या, वही जो भी करा उसको दोबारा कर लेते हैं। अब की बार क्या रखो, n इक्वल टू 2, सो क्या बनेगा अपना, शाई 2 विल बी इक्वल टू एल्फा अपॉन अंडर रूट पाई 2 की पावर 2 4 फैक्टोरियल 2 क्या होगा 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 by 2 और h3y कितना था अपना
सॉरी एस टू वाई 1 2 वाई 4² - 2 क्या था अपना 4y² - 2 था, और ये e रेज़ टू पावर माइनस y² सेम y इक्वल टू अल्फा एक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना आ गया टर्म 4² - 2 की, और यहाँ 4 दूनी 8 8 आ गया। तो ये अपना ना यहाँ आ गया साई टू एक्स। तो ये फंक्शन निकालना आपको आना चाहिए, और जीरो से चालू करो, पहला इवन होता है, फिर ओड होता है, फिर इवन होगा। क्या रखना, कहाँ से चलवाएंगे 0 1 2 इवन ओड, फिर इवन, अगला फिर आएगा ओड, अल्टरनेटिव चलते हैं। और यहाँ पे रख दो n इक्वल टू n प्लस 1/2 h को समझेगा 2 रखोगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, n प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा। बोलो बच्चा लोग कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। आगे वो थर्ड एक्सरसाइज स्टेट आ गया, वापिस वही। अब की बार क्या रखना है n इक्वल टू 3 रखते हैं, n इक्वल टू 3, तो शायद 3 विल बी इक्वल टू अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई 2 की पावर 3 2 4 2 8 ना, और फैक्टोरियल 3 कैसे बोलेगा 3 इंटू 2 मीन्स 6 में 1/2, और ये कौन सा वाई आएगा h3y। क्या था अपना 1 2y 4² - 2 8y³ - 12y, तो आएगा साई 3 इक्वल टू अल्फा अपॉन 48 अंडर रूट पाई h3y 8y³ - 12y, और e रेज़ टू पावर माइनस y²/2। देखो यहाँ दिख भी रहा है कि कौन सा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। तो फिर कौन सा आ गया साई 3 कैसा आ गया अपना ओड फंक्शन आ गया। बोला है नहीं आया आ गया, और ये अपना यहाँ पे लिख रखा है पहले से, ठीक है बच्चा पार्टी। और वही n इक्वल टू n प्लस 1/2 h को ओमेगा से क्या आ गया अपना 3 प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा, तो कितना आ जाता है 7/2 h क्रॉस ओमेगा। और कैसा है ये ओड फंक्शन है साहब, बोलो कोई दिक्कत होता। ठीक है बेटा, बड़े आगे थोड़ा सा और बचा है अपना, खत्म कर ही लेते हैं ताकि अपनी टेंशन खत्म हो। अब हमने पढ़ना है क्लासिकल लिमिट पढ़नी, क्या पढ़नी है क्लासिकल लिमिट पढ़नी, क्लासिकल क्या पढ़नी है लिमिट पढ़नी। तो क्लासिकली क्या होना चाहिए क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स प्लस माइनस से ऑफकोर्स व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर बिकम्स 0। तो अपना जो होल ऑसिलेटर का सिद्धांत है वो इसी बात पर डिपेंडेंट है कि वो पलट के वापस आता है, तभी तो डबल मोशन करेगा। शुरू शुरू में बताया था मैंने आपको, ये आपकी जो लेक्चर चालू किया था कि वो यहाँ से रुक के क्या आएगा वापस रिटर्न मारेगा। एक बार फिर से बना देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर कंजूसी कर रहे। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि अपना जो पूरा प्रॉब्लम है वो यही तो है। चल ठीक है, मेरे हिसाब से आ गया मिडिल में। तो ये हो क्या होना चाहिए x इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, और ये क्या इसकी एक्सट्रीम पोजीशन से, इसकी क्या एक्सट्रीम पोजीशन सपोज मान लो माइनस है, और इधर मान लो प्लस है। इन्होंने स्मॉल माना तो अपन भी क्या मान लो स्मॉल मान, ठीक है। तो होगा क्या क्लासिकली क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या होता है जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है तो क्या होता है वो 1 सेकंड के लिए रुकता है क्या, वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है, और वेलोसिटी 0 होती है मतलब यहाँ पे क्या हो जाती है सारी एनर्जी क्या हो जाती है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। कहाँ पर ये सब कहाँ पे होता है एक्सट्रीम पॉइंट में, मतलब अब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी मतलब क्या हो गया टर्निंग पॉइंट हो गया, क्या हो गया टर्निंग पॉइंट, इसको अपन बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। ये है अपने ऑसिलेटर का टर्निंग
और जीरो में जब भी जीरो हो मतलब आपका टर्निंग पॉइंट, आप फिर से वापस यहाँ तक ऊपर तक पहुंच सकते। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, अपने पास एनर्जी कौन सी है, अपने पास तो ओनली है हाफ के स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सुनो अब आप, ये सारा खेल आपको समझ में आ गया। अब देखो अपने को मैथमेटिकली क्या डिराइव करना है यहाँ पे। तो देखो अपने को मैथमेटिकली क्या करना है, मैथमेटिकली अपने को ये करना है कि अपना जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू जीरो पे, n इक्वल टू जीरो अपने क्या है, ग्राउंड स्टेट है। तो इस ग्राउंड स्टेट पे अपना जो 1D SHO है, 1D SHO है, इसके लिए क्या करना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कहाँ पे, इसको क्लासिकल लिमिट के अंदर फाइंड आउट करनी है। किसको, 1D SHO का क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। टी फाइंड करना है टू एग्जिस्ट 1D SHO इन ग्राउंड स्टेट, इसमें विथ इन इट्स क्लासिकल लिमिट, ये अपने को निकालनी, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, 1D SHO की। अब 1D SHO तो पूरा ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ऐसे लिखना चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड, ऐसे पूरा लिख देता हूँ थोड़ा सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट इसको हटा दो, इन, हाँ अब सही, इन ग्राउंड स्टेट विथ इन क्लासिकल लिमिट, ये निकालना। ठीक, क्लासिकल लिमिट क्या है, +2 -a, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। अब देखो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है कि पार्टिकल जो है अपना टर्निंग पॉइंट, मतलब जहां पे आ रहा है ये पार्टिकल टर्निंग पॉइंट पे, तब तक लौट के नहीं आएगा जब तक क्या हो जाए, उसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाए। समझो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि इसकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। क्यों, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये तो क्या होगी, जीरो टर्निंग पॉइंट पे। कहाँ पे हो रहा है, टर्निंग पॉइंट पे हो रहा है। तो अपने पास टोटल एनर्जी कितनी बचनी चाहिए, कितनी टोटल एनर्जी, E0 इक्वल टू हाफ h क्रॉस ओमेगा है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी अपने पास, हाफ kx स्क्वायर, k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, अब अपन टर्निंग पॉइंट पे निकाल रहे हैं, टर्निंग पॉइंट पे, तो टर्निंग पॉइंट पे क्या होना है, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हाफ h क्रॉस ओमेगा किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, x इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ से हाफ, ओमेगा से ओमेगा, क्या बचा, यहां से क्या बचा, ये बचा a इक्वल टू, यहां से a स्क्वायर इक्वल टू h क्रॉस बाई m ओमेगा, और ये क्या है अपना, अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या है अपना, a इक्वल टू ±1 बाई एल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। क्लासिकल लिमिट में पार्टिकल को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी अगर चाहिए तो उसके लिए क्लासिकल लिमिट कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू ±1 बाई एल्फा होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ, a इक्वल टू ±1 बाई एल्फा क्या था अपना, अंडर m ओमेगा बाई h क्रॉस। ठीक है बच्चे लोग, ये बच्चे पूरी याद रखनी है अपनी कहानी। क्लासिकल लिमिट मतलब अगर कोई पार्टिकल स्टेट ऑफ मोशन कर रहा है तो उसकी क्लासिकल लिमिट प्लस इक्वल टू माइनस, हम फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जानी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल इक्वल एनर्जी करेंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल करेंगे अपन इस वाली कंडीशन में, तो क्या बचेगा अपने पास, a स्क्वायर इक्वल टू h क्रॉस बाई ओमेगा पर बचेगा। मतलब टू फाइंड आउट द पार्टिकल विद इन द क्लासिकल लिमिट ऑफ ए मूविंग SHO, in that condition the extreme potential must be defined equal to inversely proportional equal to 1 by alpha of its value, or the extreme position, ये क्या है, extreme position, or the extreme position must be equal to under h cos by omega, ये क्या है इसकी extreme position, और इसी को अपने यहाँ क्या बोला है अपना टर्निंग
ये सब फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसकी, अगर तुमको समझ में आ जाए तो। ठीक है बच्चा लोग, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है अपना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट। कर लेते हैं, टाइम तो लगता है समझाने में चीजों को। प्रोबेबिलिटी इन ग्राउंड स्टेट, देखो वही माइनस ए टू प्लस ए, वही प्रोबेबिलिटी अपन कर रहे थे। तो अभी अपने निकाला क्या था अपना, ए इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई अल्फा। ये तो था किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए। किसके था, ग्राउंड स्टेट के लिए। अगर अपने से पूछे, वो किसके लिए पूछे अपने से, वो अगर अपने से पूछे फर्स्ट एक्सटेंडेड स्टेट और सेकंड एक्सटेंडेड स्टेट, तो फिर क्या होगा, उसके लिए ये वाली कंडीशन लगेगी। पर इस वाली कंडीशन में थोड़ा सा रोल किसका आता है, अपने वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स का भी अच्छा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स। पीछे करा है मैंने, नहीं करा, मेरे को लग रहा है अपने डिस्कस कर लिया था पहले, नहीं करा, चलो यही कर लो। चलो ये तो आपको समझ में आ गया ना, इसको मैं तो रख देता हूँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये वनडी का क्वेश्चन रह गया शायद है। क्या है क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन अपना अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, पार्टिकल, जैसे सेम टू सेम यही है। प्रोबेबिलिटी निकालने, पूरा लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी पार्टिकल किसकी, पार्टिकल की निकालनी है। कहाँ पे है वो पार्टिकल, फ्रॉम 0.45 ए टू 0.55 ए। ठीक है, और किसके लिए, वन डी बॉक्स के, किसके लिए, वन डी बॉक्स की फर्स्ट एक्साइटेड, वन डी बॉक्स की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो क्या करेंगे, पी इक्वल टू, इसका कंपैरिजन करेंगे इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, पी इक्वल टू स्क्वायर करेंगे और लिमिट लगाकर उसके इंटीग्रेशन कर दो इससे। तो अपन क्या करो, 0.45 ए से 0.55 ए रखो, और ये फंक्शन क्या था अपना, अंडर टू बाई ए साइन एन पाई बाई ए इंटू एक्स। तो इसको सोल्व करते हैं अपन पी एन इक्वल टू 1 के लिए, तो कितना आता है 19.8%, और एन इक्वल टू 2 के लिए करते हैं फर्स्ट एक्सटेंडेड। ये तो क्या है, ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट ये है, और यहाँ पे कितनी है ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसकी कितनी आती है प्रोबेबिलिटी, 0.64%। ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कई बार एग्जाम में, सेट एग्जाम में या एपी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है, इसलिए अपन इसको याद रखिए। वन डी पोटेंशियल बॉक्स के लिए ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल की अगर वो दे दे 0.45 से 0.55 है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। ये क्यों ली, क्योंकि स्टैंडर्ड है इसलिए ली, एक बार से डायरेक्ट आ गया था इसलिए मैंने इसको लिया है क्वेश्चन को। तो 19.8% होगी, और यहाँ पे कितनी होगी 0.6। अब इसको कंपेरिजन करते हैं अपन इससे, अपने वन डी एस एच ओ से। तो यह क्या, क्लासिकल लिमिट ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 84% रहती है, और आउटसाइड द लिमिट रहती है 16%। कितनी रहती है, ओनली 16%। कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट। ये अपना एस एच ओ है, ये क्या है वन डी एस एच ओ, और ये क्या है वन डी बॉक्स। तो कंपेरिजन करके याद रखना, आपको याद रखने में आसानी है। ये निकाल लिया अपनों ने, इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई अल्फा। चल आगे बढ़े, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये रट्टा मार चीज है। किसके लिए रट्टा मारना है, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। ठीक, कैलकुलेशन सब कर देंगे, पर यहाँ कैलकुलेशन करने बैठोगे तो हो जाएगा बंटा ढाल। तो ये मेमोराइज करना है, मेमोरी में डाल लो उसको। 19.0.64 और वन डी एस के लिए 84 और 16%। चलो आगे बढ़ते हैं हम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है अपने, क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी। ठीक है बेटा,
अब एक बार सोच लो आप, मैं पानी पी लेता हूँ इतने। अब उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, धीरे धीरे पढ़े। ठीक है, तो अब तक उन्होंने क्या क्या पढ़ा है, 1D SHO करा, उसका वेव फंक्शन निकाला, सॉरी इक्वेशन लगा के, फिर एन की वैल्यू निकाली, हर्माइट पॉलिनोमियल निकाला, इवन और ओड फंक्शन डिफाइन करे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्लासिकल लिमिट डिफाइन करी। क्या करी, क्लासिकल लिमिट उन्होंने डिफाइन करके क्या कैलकुलेट करी, प्रोबेबिलिटी निकाली। क्या निकाली, प्रोबेबिलिटी निकाली। ये प्रोबेबिलिटी समझ में आई कि नहीं आपको? जो यहाँ करा ना वो सेम टू सेम काम यहाँ करा है उन्होंने, 1D में बता दिया मैंने आपको, सेम टू सेम काम उन्होंने इधर भी करा। यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, शाई स्क्वायर dx। अब जो अपना शाई नोट कितना था, अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई। ठीक है, इसके पूरा 1/2 था, तो 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और 2 की पावर n मतलब 2 0 1 हो गया, और फैक्टोरियल भी 1 हो गया। और यहाँ क्या था अंदर, e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 था, स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। और क्या आएगा यहाँ पे, dx आएगा। क्या आएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1/अल्फा से प्लस 1/अल्फा। ये माइनस 1/अल्फा प्लस 1 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ए इक्वल टू क्या है, ये 1/अल्फा, वो क्या है प्लस 1/अल्फा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा और उसको खोल के बता देता हूँ। देखो, e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/अल्फा 2 प्लस 1/अल्फा। आप क्या करो, ये e की पावर एक्स खोल लो। e की पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स। ये माइनस है तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो क्या आएगा, p इक्वल टू अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई माइनस 1/अल्फा 2 प्लस 1/अल्फा और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हायर टर्म को अपन कर रहे हैं नेग्लेक्ट, और dx करके इसमें सोल्व करोगे तो अपनी आएगी क्लासिकल लिमिट में आएगी 84%। तो बची कहाँ, क्वांटम में आएगी 16%। समझ में आ रही है आपको बात? छाली की वजह से बहुत परेशानी आ रही है। आधी चीजें तो मैं स्किप कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी अगले लेक्चर में ले लूंगा। तो ध्यान रखना है 84% क्लासिकल लिमिट है और आउटसाइड टर्निंग लिमिट है 16%। चलो प्रत्याशा पढ़ा खत्म करते हैं, बहुत देर हो गई, प्रत्याशा पढ़ के खत्म कर लेते हैं लेक्चर। देखो पोजीशन क्या है, ये तो अपने को पता ही है, क्या पता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला ये, और एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ ऑड पावर्स ऑफ एक्स एंड पी एक्स आर स्ट्रिक्टली 0 होती है, इसलिए एक्स पी एक्स क्यूब और पी एक्स क्या होगी, सारी 0 ही होगी। क्योंकि माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, यहाँ पे लगेगी माइनस ए से प्लस ए, और यहाँ पे आएगा ऑड फंक्शन, और डीएक्स करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए एक्स पी एक्स एक्स क्यूब और पी एक्स क्यूब क्या आएगी, हमेशा ही 0 आएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात। क्यों? क्योंकि एक्स तो खुद एक ऑड फंक्शन है, इसके साथ कोई भी आएगा तो ये क्या आएगा, ओडी आएगा। अब तुम बोलोगे पी एक्स कितनी हो गया, पी एक्स में क्या होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और डेल बाई डेल एक्स किसका होगा, माइनस ई रेज़ टू माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 2 डॉट एक्स और ई रेज़ टू माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आ गया ओट, इसलिए इन सबका क्या आएगा। अब कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर तो मानो हम पकड़े। चलो पोजीशन एक्सपेक्टेशन स्थिति की प्रत्याशा देखें। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या करो, एक्स स्क्वायर रख दो उसमें फंक्शन में, क्या रखेंगे, माइनस ए टू प्लस ए शाई नोट जो अपना ग्राउंड स्टेट का है, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा शाई नोट, ये आएगा डीएक्स। ठीक है, इसको सोल्व करो। क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लो, कांस्टेंट क्या आएगा, एम ओमेगा बाई
पाई एच क्रॉस, ठीक है। राउंड शिफ्ट वेव फंक्शन भी पढ़ के आए, अल्फा 1 पाई, अल्फा इक्वल टू अंडर ओमेगा अपन एच क्रॉस था, अल्फा की वैल्यू रख दी, इसलिए आ रहा है डायरेक्ट अल्फा इक्वल टू अंडर ओमेगा अपन एच क्रॉस। और यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस सॉरी अल्फा पर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बेटा, अब ये क्या है, गामा फंक्शन है। क्या है, गामा फंक्शन है। क्या है गामा फंक्शन बताओ। अल्फा इक्वल टू क्या है, अंडर ओमेगा अपन एच क्रॉस। क्या था गामा फंक्शन का वैल्यू, अंडर पाई अपॉन 2 अल्फा की क्यूब। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट लिमिट जरूर रखनी है। पिछले लेक्चर में जाके देखना, अपना सब अंडर पाई अपॉन 2 अल्फा की क्यूब। ठीक है, ये होता है अपना ये फंक्शन अंडर पाई अपॉन 2 अल्फा की क्यूब। तो यहाँ क्या बचा था, एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस। ये क्या स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसका सॉल्यूशन मैं बता चुका हूँ आपको शुरू में, पिछले 2-3 लेक्चर देखना, मतलब शुरू वाले। और ये क्या है 1/2, और इसको मैं अल्फा में रख दूँ, अल्फा इक्वल टू अंडर ओमेगा बाई एच क्रॉस। ये अल्फा और यहाँ है पाई, अल्फा इक्वल टू होता है अंडर एम ओमेगा बाई एच क्रॉस। तो अल्फा और यहाँ पे क्या आएगा अंडर में पाई, तो ये पाई से पाई चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये पाई से पाई गया, तो क्या बचा अपने पास 1/2 अल्फा स्क्वायर। रख दो अल्फा की वैल्यू 1/2 अल्फा इक्वल टू अंडर ओमेगा बाई एम ओमेगा बाई एच क्रॉस। वेल डन। क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच प्लस बाई 2m शुरू में बता दिया था, नहीं फिर भी यकीन हो तो एक बार और बताना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके मानोगे आप। ये देखो अल्फा इक्वल टू अंडर एम ओमेगा बाई एच क्रॉस। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। बहुत लंबा लेक्चर हो गया, मैंने सोचा जल्दी निपटा दूंगा, पर हो ही गया लंबा। ऐसे क्या आएगा, अब वो देर नहीं है ना बेटा, इसकी पावर 4 का आप निकालना। ठीक है, ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर एच क्रॉस अपॉन 2 ओमेगा 2n प्लस 1। ये सारी वैल्यूज एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, डायरेक्ट याद रखनी है। 7 स्टार लगा देता हूँ इस पर ताकि आपको याद रहे, 7 स्टार। एच का सम 2 ओमेगा 2n प्लस 1, एच का सम 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा, 6n स्क्वायर 6n प्लस 3। फैक्टर याद रखना 2n प्लस 1 और 6n स्क्वायर 6n प्लस 3। अब आता है अपना पी एक्स स्क्वायर। पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू वही, 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे निकालोगे तो ये आएगा। पूरा नहीं करूंगा है ना, अब तुम ही करना है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, नहीं तो कमेंट में तमा चुपटी में चलोगे। पी एक्स का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी शाई नोट का स्टार माइनस एच क्रॉस का माइनस आयोटा एच क्रॉस होता है, स्क्वायर कर दो माइनस माइनस प्लस हो जाए, आयोटा स्क्वायर फिर -1 दे देगा, और डेल 2 बाई डेल एक्स का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचेगा, शाई नोट और डी एक्स। तो ये क्या आएगा अपना माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, शाई नोट क्या आएगा यहाँ पे अल्फा अपॉन अंडर पाई 2 की पावर फैक्टर 1/2, बहुत सारा अल्फा अपॉन अंडर बचेगा। अल्फा इक्वल टू क्या होता है अंडर एम ओमेगा बाई एच क्रॉस, और यहाँ पे क्या आएगा पाई, अल्फा की वैल्यू दी अल्फा अपॉन अंडर पाई, शाइन नोट क्या होता है अल्फा अपॉन अंडर पाई और ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या आएगा 1/2, और यहाँ से क्या आएगा ई रेज टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डेल 2 बाई, अब यह खुद कर लेना, इतना तो क्यों परेशान करते हो। एक्स स्क्वायर मैं छाले हो रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा पूरा बता देता, फिर भी चलो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा एम ओमेगा अपॉन पाई एच क्रॉस की पावर 1/2
और यहाँ से इसको सोल्व करके अब तुम खुद करना। तो फाइनल आंसर आएगा ये स्क्वायर इक्वल टू, एक कमाल की बात मैं बताता हूँ, मेरे को कैसे याद है, आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखो ध्यान दो इस पे क्या है, एम एच क्रॉस बाई 2 ओमेगा, और यहाँ पे क्या था, एच क्रॉस अपन 2 ओमेगा। एक्स में क्या होता है, एम ओमेगा नीचे होता है, पी एक्स में एम ओमेगा ऊपर भेज दो, एच क्रॉस एम ओमेगा बाई 2 आंसर आएगा। एच क्रॉस एम ओमेगा बाई 2, इसका जमा भी देते हैं आपकी टर्म में। एच क्रॉस द सेम एम ओमेगा ऊपर आ गया, और यहाँ पे एम ओमेगा क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। और अपना जो ओड वाला था उसमें एक्स पी एक्स क्यूब और पी एक्स क्यूब सारे जीरो आएंगे। बोलो कोई दिक्कत? और बस अपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पढ़नी है और अपना काम खत्म। तो जो ध्यान रखना कि ये वाली डिपेंडेंसी याद रखना, एन प्लस वन वाली। कौन सी वैल्यू डिपेंडेंस किस पे है? देखो यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर एच कोस अपन 2 में ओमेगा, और वहाँ पे ओमेगा ऊपर जाएगा। यहाँ भी 2n प्लस वन है और यहाँ भी 2n प्लस वन ही है दोनों। और यहाँ पे इसके पावर फॉर्म में एच कोस अपन ये सेम वाला एच कोस ऑन 2 ओमेगा का स्क्वायर 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी। और यहाँ पे मैं आपकी सुविधा के लिए लगा देता हूँ नीचे, ये एन है ना, nth वाली टर्म के लिए कमाल ही हो जाता है। ये भी क्या है, nth वाली टर्म के लिए, और ये भी क्या है, nth वाली टर्म के लिए। चल अब ये थोड़ा सा और देख लेते हैं अपनी बची हुई जो चीज है, क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, गति से जो स्थिति से। क्या करो, जोड़ दो दोनों को जो निकाला उनको, और क्या मैं जोड़ू, और जोड़ना ही पड़ेगा। तो चलो यहाँ जोड़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़ के आए, हाफ के एक्स का स्क्वायर। तो इसको मान लो यू की एवरेज ले लो, तो भी क्या आएगा, के की वैल्यू कितनी थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ क्या ले लो, एक्स स्क्वायर, लेकिन कौन सा वाला, एन वाला ले लो। तो एन स्क्वायर इसकी वैल्यू रख दो, क्या पढ़ के आए थे, एच कोस अपन 2 में ओमेगा एन प्लस वन, ये वाली एच कोस अपन 2 में ओमेगा 2n प्लस वन। एच कोस अपन 2m ओमेगा और 2n प्लस वन। तो कितना बचा अपना एवरेज एनर्जी इक्वल टू, देखो एच क्रॉस, ये एच क्रॉस, और यहाँ पे क्या बचा, एम से एम ओमेगा से ओमेगा, एच क्रॉस बाई 4 बचा एक तो, और ऊपर क्या बचा, ओमेगा बचा, और क्या बचा, 2n प्लस वन बचा। ये भी अपने को याद रखनी है कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, ऐसे क्या निकली, काइनेटिक एनर्जी निकली, काइनेटिक एनर्जी पेन चेंज कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन भी अपने पास है ही नहीं, तो क्या दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा करेंगे, पिक्स स्क्वायर बाई 2m का रख दो। एवरेज काइनेटिक एनर्जी टी से विभाजन करते हैं, 1/2m कॉन्स्टेंट है, भरा जाएगा, और ले लो इसको पिक्स स्क्वायर, कौन सा ले लो, एन वाली, क्या था मैंने अभी बताया था, एच क्रॉस, यहाँ पे क्या था, एच क्रॉस बाई 2m ओमेगा था यहाँ पे, तो यहाँ एम ओमेगा चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, एम ओमेगा जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 1/2m, एम ओमेगा नीचे था तो क्या आ गया, ये ऊपर आ गया, और यहाँ भी क्या आएगा, 2n प्लस, पोजिशन के साथ आगे एवरेज निकालते हैं तो एच क्रॉस बाई 2m ओमेगा आता है, और यहाँ पे बाई वाला पार्ट, डिनोमिनेटर वाला पार्ट कहाँ जाता है, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ गया ऊपर। थोड़ी सी मेरे मफलिंग हो रही है वर्ड्स में क्योंकि छाले हो रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो एच क्रॉस बाई 4m से m कौन से ओमेगा, और ये भी आया 2n प्लस वन, मतलब टोटल एनर्जी इन दोनों का सम पे आ जाएगी अपने पास, हाफ के स्क्वायर आती है वो तो पता ही। ठीक है,
ये तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है इसके टोटल काइनेटिक एनर्जी के 1D SHO में। यहाँ भी अपने शुरू में ये बात लिखती थी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फॉर द क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। चल अब अपन पढ़ लेते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए अपने को निकालना पड़ेगा डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। कैसे निकालेंगे? अंदर का स्क्वायर माइनस बाहर का स्क्वायर, रख दो वैल्यू। ठीक है, बोलो इसकी ये तो क्या होता है? 0 होता है। और एक्स स्क्वायर भी पढ़ के आए, क्या था अपना अभी निकाल के आया ना, क्या था? एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा और 2n+1। ऐसे px क्या निकलेगी? px के लिए मैं लाइन चेंज कर लेता हूं, क्या निकलेगा px? वही अंदर का स्क्वायर माइनस बाहर का स्क्वायर, ये भी क्या है? 0 है। और px भी पढ़ के आया, क्या था अपना? इसका रिवर्स कर दो, m ओमेगा जाएगा ऊपर जाएगा और ये 2n+1। सो ये इम्प्लाइज करेगा कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा px विल बी इक्वल टू अंडर रूट h क्रॉस बाई 2m ओमेगा 2n+1 एंड ये वाला भी h क्रॉस m ओमेगा बाई 2n+1। So it will lead us to h क्रॉस बाई 2, तो क्या आ गया? बाहर आ गया m ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ गया? 2n+1 भी क्या आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, है ना? इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने, गलती मत करना कि लेक्चर के आखिरी में आ गया तो अपन इग्नोर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसके लिए? फॉर द स्टेट n। अब देखो अनसर्टेनिटी डिपेंड कर रही है स्टेट पे। अगर n इक्वल टू 0 रखें, n इक्वल टू 0 रखें, क्या आएगी? ये अपनी हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आएगा एग्जैक्टली, h क्रॉस बाई 2 आएगा, और बाकी के लिए h क्रॉस बाई 2n+1, और ये है मिनिमम वैल्यू। ध्यान रखना है कि अनसर्टेनिटी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डिपेंड कर रही है किस पे? n पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? स्टेट पे n पे। स्टेट n पे डिपेंड कर रही है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोलो कोई दिक्कत? तो थोड़ी सी मैट्रिक्स अपने को याद रखनी है। अगर डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट हो तो अपने क्या बनेगा? ए कैप, ए डेगर और एस क्रॉस। कई बार वो डायरेक्ट पूछता है, तो इनको आप कैसे भी याद रखो, पर याद रखनी। ठीक है, ये क्या है? डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट्स। क्या है अपनी? थोड़ा सा बता ही देता हूँ। चले तो क्या मेरे किसका है? ऐसे तो है अपने पास, ये किसको बता रहा है? और तो नहीं है ना? अगर नहीं होंगे तो बता। हाँ नहीं है। डिस्क्रीट क्वांटम स्टेट्स को है बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या था अपना? पोटेंशियल वेल था एक तरीके से। ठीक है, ये क्या था? अपना पोटेंशियल वेल था, और ये पोटेंशियल वेल कंटिन्यूस था। कैसा था? कंटिन्यूस था, हार्मोनिक ऑसिलेटर। लिख देता हूँ यार, क्या आलस करने, मैं आलस करूंगा फिर आप लोग क्या करो। तो एक कंटिन्यूस पोटेंशियल वेल था, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया अपना डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड मैट्रिक्स में। डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज्ड। अब तो बस आप इसके क्वेश्चन लगाने हैं। मैं खुद आपको क्वेश्चन का एक अलग से बना के दे दूंगा, और दुनिया की कोई ताकत आपको कोई क्वेश्चन इसमें गलत नहीं करवाएगी, मेरे को ऐसा भरोसा है। बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे करना क्या है।
एक क्या होता है 0 1 0 0 0 अंडर 2 और 0 0 1, तो इसका डेगर कैसे करेगा, इसको उल्टा कर दो और क्या है ना, इसकी रो कॉलम और कॉलम रो बना दो इन दोनों का, तो आ जाएगा ए डेगर आ जाएगा अपने पास, यहाँ से क्या आ जाएगा रो का कॉलम कॉलम का रो बनाएंगे डेगर आ जाएगा। और बस याद रखना है एच क्रॉस ओमेगा, तो यहाँ पे क्या है बस डायगोनल एलिमेंट है 1/2 3/2 और 5/2। ठीक है, अब भी बना के बताऊँ क्या, देखो ए कैप क्या है अपना, बस एक याद रख लो 0 1 0 0 0 अंडर 2 और 0 0 0, तो कुछ भी ना रखना है, ऐसा जो का नाम ले तो ए में याद रखना है बस यहाँ पे 1 और अंडर 2, 1 अंडर 2 याद रख लो। इसके बाद ए डेगर बनाना है तो क्या कर दो 0 1 0 0 0 अंडर 2 और 0 0 0, और एच क्रॉस तो ये हैमिल्टन वाला तो बहुत सिंपल है, क्या आएगा अपना 1/2 3/2 और 5/2, बाकी सब क्या होंगे ये 0 ये 0, यहाँ पे ये 0 ये 0 और 0 0 ये, कहानी खत्म। बोलो दिक्कत नहीं है सब, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट और जुड़े रहो तो आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, बाकी कोई मुंह नहीं है मेरे को ऐसा कुछ। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय गुड बाय।